तो चलिए आज हम लोग जो है एटम के कंसेप्ट को समझते हैं। एटम्स क्या है? तो एटम्स जो है फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ एलिमेंट्स विच आर सेम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एलिमेंट। अगर कहा जाए कि जो एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक होता है वह सबसे छोटे इकाई में वही कैरेक्टरिस्टिक मौजूद हो तो उस छोटे इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। यानी सबसे छोटा इकाई जो है एलिमेंट का एटम कहलाता है और यही एटम्स कई सारे एटम मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और फिर मॉलिक्यूल्स से कंपाउंड और सबस्टेंस का निर्माण होता है। यानी एटम इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ एलिमेंट which are same characteristic like element of element। ये जो है फंडामेंटल यूनिट्स को क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। अब एटम को लेकर कई सारे मॉडल्स आए। सबसे बात किया जाए तो जे थॉमसन का जो मॉडल्स था, जे थॉमसन ने जो है जे थॉमसन जो हैं वो इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे और इलेक्ट्रॉन का खोज 1897-98 ईस्वी में एक मॉडल प्रस्तुत किए जिसका नाम है प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल में जो है जे थॉमसन ने जो है चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में उन्होंने बताया था। चूंकि एटम का साइज बहुत स्मॉल होता है, 10⁻10 मीटर के साइज होता है एटम का, तो किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा एटम को देखा नहीं जाएगा। वेरी स्मॉल साइज का एटम होता है। तो अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन जो पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि एटम न्यूट्रल होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो थॉमसन के अनुसार जो पॉजिटिव चार्ज है एटम के थ्रू आउट वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस प्रकार से इम्बिडेड हैं, जैसे सीड्स जो है वाटरमेलन में जो सीड इम्बिडेड होते हैं, ठीक उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एटम के अंदर इम्बिडेड होते हैं सीड्स की तरह, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो थ्रू आउट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इस प्रकार से जो है जहाँ तहाँ जो है सीड्स के रूप में इलेक्ट्रॉन्स जो है एटम के अंदर मौजूद होते हैं। ये जो थॉमसन मॉडल बताता है। लेकिन रदरफोर्ड्स मॉडल ने इस मॉडल को कंट्राडिक्ट किया और रदरफोर्ड मॉडल जो है जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है पॉजिटिव चार्ज का जो थ्रू आउट वॉल्यूम जे थॉमसन ने बताए थे उसमें संशोधन कर उसने न्यूक्लियर मॉडल प्रस्तुत किया, जिसको प्लेनेटरी मॉडल का भी नाम दिया जाता है, क्योंकि प्लेनेटरी मॉडल में जो है सन जो है सेंटर में कंसीडर कर प्लैनेट्स जो है सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। ठीक रदरफोर्ड्स के अनुसार एटम के अंदर एक वेरी स्मॉल रीजन पाया जाता है। उस रीजन में एटम का मैक्सिमम मास कंसंट्रेटेड होता है, उसी रीजन में ही पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है। बाकी एटम का जो स्पेस होता है वह एम्प्टी होगा और इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से रदरफोर्ड ने इस मॉडल को प्रस्तुत किया था। तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल्स जो है इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग
इन सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस। अगर बात किया जाए रदरफोर्ड मॉडल का, रदरफोर्ड मॉडल्स में जो है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये न्यूक्लियस है, एटम है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इसलिए न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव होगा, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। और अगर मास की बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉन के मास से 1836 गुना ज़्यादा प्रोटॉन का मास होता है, और प्रोटॉन के मास से भी न्यूट्रॉन का मास ग्रेटर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एटम का मैक्सिमम मास जो होगा इसी न्यूक्लियस के अंदर जो है पाया जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन यह जो रदरफोर्ड का मॉडल है, यह भी आगे चलकर क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पे खरा नहीं उतरा। इसमें भी जो है कंसेप्ट्स का लैप्स आया, क्योंकि चूंकि ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, तो निश्चित रूप से सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर जो है ऑलवेज इस इलेक्ट्रॉन पे एक्ट कर रहा है, जबकि क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहता है कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो होगा, एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन जो होगा, वह रेडिएशन इमिट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट करता है। इसका मतलब इस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन से भी क्या होगा, रेडिएशन इमिट होगा, और जब रेडिएशन इमिट होगा इसका मतलब ये हुआ कि इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वह डिक्रीज होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ही समय बाद जो है ये इलेक्ट्रॉन जो है अब कम एनर्जी होने के कारण वह न्यूक्लियस की तरफ गिरने लगेगा, यानी अब जो है उसका ट्रैक जो है सर्कुलर ना होकर स्पाइरल हो जाएगा, और एटम जो है वह स्टेबल नहीं रह पाएगा। यानी स्टेबल एटम की कंसेप्ट में रदरफोर्ड जो है क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पे जो है फेल हो गया। दूसरा जो है इसमें ये भी बात आएगी कि जो क्वांटम लेवल पे जो है एनर्जी की बात किया गया है, चाहे आइंस्टीन की बात करें तो वो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल की बात होती है। जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो डिस्क्रीट लाइन स्पेक्ट्रा होगा, लेकिन चूंकि यहाँ सतत रेडिएशन इमिट हो रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ जो है ये कंट्राडिक्ट करेगा, जो आपको कंटिन्यूअस इमिशन की बात होने लगेगी, जो कि क्वांटम लेवल पे संभव नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे भी जो है रदरफोर्ड का मॉडल जो है फेल्योर हुआ, और इन्हीं दोनों कंसेप्ट को नील्स बोर्स ने अपने कंसेप्ट में, पोस्टुलेट्स में, इन दोनों जो ड्रॉबैक हो रहा था रदरफोर्ड मॉडल में, वो नील्स बोर्स ने उस पर पोस्टुलेट, 3 पोस्टुलेट्स को कंसीडर कर इन चीज़ों पे ध्यान में रखकर एक नया मॉडल एटम को लेकर प्रस्तुत किए हैं। लेकिन चूंकि ये जो न्यूक्लियर मॉडल है रदरफोर्ड का, कि न्यूक्लियर के अराउंड या न्यूक्लियर की जो खोज किया रदरफोर्ड ने, तो इस मॉडल को कैसे प्रस्तुत किया, किन एक्सपेरिमेंट के द्वारा रदरफोर्ड ने इस मॉडल को लाया है, तो आज हम लोग उस रदरफोर्ड का जो है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, रदरफोर्ड ने क्या किया कि एटम को कंसीडर किया कि जो मोस्ट ऑफ द मास है एटम का कुछ वेरी स्मॉल रीजन में कंसंट्रेटेड है। इसका मतलब हुआ कि यदि एटम की साइज 10⁻⁻10 मीटर है, तो जो न्यूक्लियर की साइज जो है रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग जो है साइज
फर्मी मीटर में होगा 10⁻⁻15 मीटर का साइज होगा। अगर एटम की साइज को कम देखा जाए तो चूंकि 10⁻10 मीटर है तो बहुत छोटा साइज है। अगर न्यूक्लियस से एटम की साइज को कंपेयर किया जाए, यानी 10⁻⁻15 से 10⁻⁻10 का, तो एटम का साइज जो है न्यूक्लियस के कंपैरिजन क्या है, बड़ा साइज है। तो रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स का बम्बारमेंट जब शुरू किया इस एटम के ऊपर, तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो एटम से जो है विदाउट डेविएटेड, बिना डेविएटेड पास कर गए। लेकिन फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे भी मिले जो कि अपने पाथ से कुछ एंगल से डेविएट हो पा रहे थे, यानी वहाँ स्कैटरिंग एंगल देखने को मिला, थीटा की वैल्यूज प्राप्त हो रही थी। रदरफोर्ड ने और अल्फा पार्टिकल, लाखों अल्फा पार्टिकल्स का बम्बारमेंट जब किया तो देखा कि कुछ ऐसे भी अल्फा पार्टिकल्स मिले जो कि अपने उसी पाथ पे, जिस पाथ पे वो बम्बारमेंट किया था, उसी पाथ पे लगभग रिबाउंड हो गए, मतलब थीटा नियर अबाउट 180 डिग्री पाथ पे, यानी 179 पॉइंट समथिंग इस तरह से स्कैटर्ड हो गए उसी पाथ पे। तो वह कन्फर्मली यह कहने में सक्षम हुआ रदरफोर्ड ने कि एक ऐसा रीजन है एटम के अंदर जहां पे एटम का मैक्सिमम मास कंसंट्रेटेड है और टोटल चार्ज जो है थॉमसन मॉडल में कहा गया था कि थ्रू आउट वॉल्यूम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको उन्होंने काटने में सक्षम हुए कि नहीं, जो पॉजिटिव चार्ज है वो थ्रू आउट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वह एक वेरी स्मॉल रीजन, फर्मी मीटर साइज का वो रीजन है जहां पे वो पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड होता है। इस रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट को 2 पैरामीटर में रदरफोर्ड ने इसको समझाया है, जिसको हम लोग कहेंगे इम्पैक्ट पैरामीटर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है। इम्पैक्ट पैरामीटर, इम्पैक्ट पैरामीटर की बात किया जाए तो इम्पैक्ट पैरामीटर, अगर हम कहते हैं कि मान लेते हैं कि जो न्यूक्लियस को कंसीडर करें तो जो सेंट्रल लाइन है, जो अल्फा पार्टिकल जो है, मान लेते हैं कि v वेलोसिटी से अल्फा पार्टिकल का बम्बारमेंट जो है रदरफोर्ड ने किया था, और जिस ट्रैक पे जो है अल्फा पार्टिकल रिबाउंड हो गया नियर अबाउट 180 डिग्री एंगल पे जो है रिबाउंड हो जाएगा, तो यहाँ पे जो इम्पैक्ट पैरामीटर जिसको b से डिनोट किया गया वो b किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। अगर फर्दर अल्फा पार्टिकल को बम्बारमेंट का रदरफोर्ड ने किया था, +2 चार्ज है अल्फा पार्टिकल v वेलोसिटी से, तो कुछ सर्टेन एंगल से जो है अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हो जा रहा है थीटा एंगल से, यानी जो सेंट्रल लाइन है और जो उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल लाइन, इसको क्या उसने बताया, इम्पैक्ट पैरामीटर b। इम्पैक्ट पैरामीटर जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल लाइन। अब देखते हैं कि अगर और अल्फा पार्टिकल्स न्यूक्लियस से और दूर का जो अल्फा पार्टिकल्स जो है v वेलोसिटी से बम्बारमेंट किया, तो देखा कि जो स्कैटर्ड एंगल है कुछ डिफर प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे थीटा इज लेस देन 90 डिग्री मिला और यहाँ पे जो है थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंगल है। यानी इम्पैक्ट पैरामीटर को देखिए तो अब वैल्यूज क्या हो, इम्पैक्ट पैरामीटर ग्रेटर हो जा रहा है। तो रदरफोर्ड्स के अनुसार जैसे जैसे स्कैटर्ड एंगल की वैल्यूज कम होता जाएगा, इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। तो एक डेराइव कर एक फार्मूला रदरफोर्ड ने इम्पैक्ट पैरामीटर के लिए कैलकुलेट किया है। तो डेरिवेशन तो नहीं, चूंकि वो सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग जो है इम्पैक्ट पैरामीटर कैसे कैलकुलेट करेंगे मैथमेटिकल, तो इसके लिए जो है फार्मूला जो है b = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चूंकि यह इम्पैक्ट पैरामीटर जो है स्कैटर्ड एंगल पे निर्भर कर रहा है, इसलिए दिस b = cot θ/2।
वेयर थीटा इज नोन एज स्कैटरिंग एंगल। एंड चूंकि चार्ज की बात किया जाए तो जो इसमें पॉजिटिव चार्ज है और नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर जेड है, तो टोटल चार्ज जो होगा किसके इक्वल होगा, जेड इंटू ई के इक्वल होगा। और अल्फा पार्टिकल पे चार्ज है 2e, यानी अगर कहें तो जो फार्मूला इम्पैक्ट पैरामीटर का जो डेराइव होकर निकला है, दिस इज इक्वल टू जेड ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स। तो इस प्रकार से जो है रदरफोर्ड ने इम्पैक्ट पैरामीटर का एक फार्मूला निकाला, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी कॉट थीटा बाई 2, वेयर थीटा इज द स्कैटर्ड एंगल एंड ए इज द इलेक्ट्रॉनिक्स चार्ज। फिर दूसरी पैरामीटर की बात किया रदरफोर्ड ने, तो डिस्टेंस ऑफ लीस्ट अप्रोच की बात किया गया है। तो उसको भी अगर हम लोग समझें, डिस्टेंस ऑफ लीस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ लीस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ लीस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ लीस्ट अप्रोच की बात करें तो जो अल्फा पार्टिकल जो है अल्फा 2 प्लस कहें चार्ज इस पे, तो जो सेंट्रल लाइन है, मान लेते हैं कि हमारा न्यूक्लियस है और जो सेंट्रल लाइन है जिस पे रिबाउंड हुआ है अल्फा पार्टिकल्स, मान लेते हैं अल्फा 2 प्लस चार्ज है, v वेलोसिटी से इसको भेजा गया। तो एटम के करीब जैसे जैसे, क्योंकि एटम पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, जेडी पॉजिटिव चार्ज है इस पे, और ये अल्फा पार्टिकल्स पे भी पॉजिटिव चार्ज है। तो क्यों अल्फा पार्टिकल रिबाउंड हुआ? क्योंकि पॉजिटिव के बीच में रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा, रिपल्सन का फोर्स काम करेगा। तो जैसे जैसे ये अल्फा पार्टिकल इस रीजन के करीब आते जाएगा, वैसे वैसे रिपल्सिव फोर्स उस अल्फा पार्टिकल पे इंक्रीज करता जाएगा। यानी अब चूंकि v वेलोसिटी से अल्फा पार्टिकल को बम्बारमेंट कराया गया था, लेकिन चूंकि ये फोर्स उस पर ज़्यादा एक्ट करने लगा, क्योंकि ये डिस्टेंस नज़दीक होते जा रहा अल्फा पार्टिकल, यानी वेलोसिटी का मान क्या होता जाएगा, डिक्रीज करता चला जाएगा। एक ऐसा सिचुएशन होगा जहां से अल्फा पार्टिकल रिबाउंड होना शुरू होगा, वहां पे अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे यदि काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो किसके इक्वल है, हाफ mv² के इक्वल काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन जैसे जैसे इस रीजन के करीब आता जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल का क्या हो जाएगा, 0। फिर यह काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। और यह पोटेंशियल एनर्जी के कारण ही यह अल्फा पार्टिकल क्या होगा, रिबाउंड होना शुरू हो जाएगा। तो जहां से ये रिबाउंड होना शुरू हुआ, जिस जगह से जहां पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 हो गया, उस डिस्टेंस को कहा जाए तो जिसको डिस्टेंस r0 कहें। और यही डिस्टेंस जो है जो रदरफोर्ड ने फर्मी मीटर का डिस्टेंस बताया, और इसी को क्या उसने नाम दिया, न्यूक्लियस नाम दिया। और इसकी जो लिस्ट डिस्टेंस है, जस्ट इसी की बात किया इसने, किसका बताया, इसकी जो वैल्यू है फर्मी मीटर में है और ये न्यूक्लियस है। तो यहाँ से यदि लिस्ट डिस्टेंस को समझे या न्यूक्लियस की साइज को, अगर कंसेप्ट का जो बात आया कि फर्मी मीटर की साइज का न्यूक्लियस है, तो यही जो डिस्टेंस ऑफ लिस्ट अप्रोच से जो है रदरफोर्ड ने बता पाए कि जो साइज है वो किस में है, फर्मी मीटर में होता है। और यदि जो फोर्स उस पर काम किया है, कूलम्बिक फोर्स की बात करें तो F इजिकल टू किसके इक्वल होगा, लिस्ट डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज जो है इंस्पेक्ट किया, ZE सेंटर में चार्ज है, अल्फा पार्टिकल्स पे जो चार्ज है 2 × E डिवाइडेड बाय, चूंकि ये लिस्ट डिस्टेंस कितना है, R0 का जो है स्क्वायर। ये जो है कूलम्बिक फोर्स हुआ जो है एक्ट कर रहा है उस अल्फा पार्टिकल्स पे जो है रिपल्सिव फोर्स के रूप में।
तो यह जो कंसेप्ट था रदरफोर्ड का, जो कि इस न्यूक्लियर मॉडल को जो है बिल्ड करने में मदद किया था। अगर ग्राफिकली इस मॉडल को अगर समझा जाए रदरफोर्ड मॉडल्स को, तो चूंकि ये लाखों के संख्या में अल्फा पार्टिकल का जो बम्बारमेंट हुआ है एटम्स पे, तो रदरफोर्ड ने एक ग्राफ के माध्यम से यदि कहा जाए तो नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल को अगर कंसीडर करें, नंबर ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल, एंड इस पे ले लेते हैं स्कैटर्ड एंगल थीटा। तो रदरफोर्ड ने कुछ इस प्रकार से मान लेते हैं 0, 20, 40, 60 इस प्रकार से अप टू 180 डिग्री रिबाउंड जो हुआ है, और इसमें मान लेते हैं कि 100, 10, 100, 1000, 10,000 एंड 1,10⁵ इस प्रकार से जो है नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल हैं। तो जब चूंकि मोस्ट ऑफ एटम का जो साइज है 10 10⁻⁻10 मीटर में है, और जबकि न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁻15 मीटर में, यानी मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स उस न्यूक्लियस के चार्ज से विदाउट इफेक्टेड बिना डेविएट हुए निकल गए बाहर। इसलिए जो स्कैटर्ड पार्टिकल की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जैसे जैसे अगर एंगल स्कैटरिंग एंगल की बात करें तो बहुत कम ऐसे पार्टिकल्स देखने को मिले जो कि रिबाउंड हुए हैं 180 डिग्री पे। वो पार्टिकल्स देखिए 100 से भी कम पार्टिकल्स हैं जो कि रिबाउंड हो पा रहे हैं 180 डिग्री पे, जबकि 0 और 20 के बीच में जो है लाखों की संख्या में जो है अल्फा पार्टिकल्स जो है स्कैटर्ड हो रहे हैं। तो जो है रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंटल जो कंक्लूजन था ग्राफ के थ्रू जो है दिखाया गया है। जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स मॉडल, न्यूक्लियर मॉडल, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन सर्कुलर पाथ। तो इसका मतलब है कि अगर उसका क्लासिकल स्टडी किया जाए तो काइनेटिक एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन का या किस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स जो है सर्कुलर ऑर्बिट सर्कल में रिवॉल्व करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स के रूप में हम इस कंसेप्ट को समझते हैं। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स की बात करें तो रदरफोर्ड्स का जो न्यूक्लियस मॉडल कहता है कि पॉजिटिव चार्ज जो है न्यूक्लियस के अंदर है और इलेक्ट्रॉन्स जो है रिवॉल्व कर रहा है इसके चारों तरफ जो है जस्ट लाइक अ प्लैनेट की तरह। तो अगर लेटेस्ट मान लेते हैं कि इनके बीच का ये जो रेडियस है इसको हम R0 कह रहे हैं, तो जो चूंकि कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमता है तो निश्चित रूप से सेंट्रीपिटल फोर्स उस पर एक्ट करेगा, यानी यह सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा वह कूलाम्बिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स या कूलाम्बिक फोर्स के इक्वल होगा। चूंकि सेंट्रीपिटल फोर्स कहें तो मास mv², इलेक्ट्रॉन की बात किया जा रहा है तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाई r। ये सेंट्रीपिटल फोर्स हुआ, और जो कूलाम्बिक फोर्स इस पे एक्ट करेगा दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जो चार्ज है चूंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स z हैं इसमें, इस पे चार्ज z इंटू ई डिवाइडेड बाई R0 का स्क्वायर जो है। अगर हाइड्रोजन एटम की बात किया जाए, फॉर H एटम Z is equal to 1, then mass of the electron into v² divided by r is equal to 1/4 pi epsilon naught e² डिवाइडेड बाई R0 का स्क्वायर।
तो यहाँ से देखिए कैंसिल आउट हो गया। यदि पूछा जाए कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसका रेडियस कितना है, यानी r इज इक्वल टू जो होगा आर नॉट इज इक्वल टू जो हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर डिवाइडेड बाई मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनटू v स्क्वायर। इस प्रकार से जो है इलेक्ट्रॉन का जो रेडियस कैलकुलेट हो पाएगा। यदि पूछा जाए कि उसकी वेलोसिटी कितनी है तो v स्क्वायर इज इक्वल टू जो होगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर डिवाइडेड बाई m e इंटू आर नॉट के इक्वल होगा। यदि काइनेटिक एनर्जी पूछा जाए कि वो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ से इस इक्वेशन से देखिए, यहाँ से अगर हम निकालते हैं यानी mv मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन v स्क्वायर दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर नॉट के इक्वल होगा। अब हाफ से दोनों तरफ यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हाफ MEV स्क्वायर इज इक्वल टू 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर नॉट के इक्वल होगा। एंड दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर नॉट के इक्वल होगा। सिमिलरली यदि पोटेंशियल एनर्जी की बात किया जाए कि कितना पोटेंशियल एनर्जी उस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का होगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड कितना है 1 है, यानी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर नॉट के इक्वल होगा। एंड मैकेनिकल एनर्जी की बात करें या टोटल एनर्जी का, दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर नॉट प्लस पोटेंशियल एनर्जी -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर नॉट। एंड दिस इज इक्वल टू, अगर इसको सॉल्व किया जाए तो दिस इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर नॉट के इक्वल होगा। दिस इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी जो होगा। इसमें से कॉमन निकाल लेंगे तो अगर इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर नॉट को कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ बच गया 1/2 -1 एंड दिस इज इक्वल टू -1/2, यानी दिस इज इक्वल टू -1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर नॉट के इक्वल होगा। तो इस प्रकार से हम लोग जो है एनर्जी की बात कर पा रहे हैं। यदि अगर पूछा जाए इस इलेक्ट्रॉन्स का जो टाइम पीरियड वगैरह कैलकुलेट करना है तो हम लोग जानते हैं कि चूंकि ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 1 साइकिल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो डिस्टेंस d इज इक्वल टू हो जाएगा आपका सरकमफरेंस 2 पाई आर नॉट। एंड इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में लगा समय जो है क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड, यानी जो वेलोसिटी v इज इक्वल टू जो होगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम 2 पाई आर नॉट डिवाइडेड बाय t, यानी वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो टाइम पीरियड मिल जाएगा और रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो यह जो क्लासिकली जो है न्यूक्लियस रदरफोर्ड का जो न्यूक्लियस मॉडल है उसका जो है क्लासिकल जो है स्टडी किया गया, लेकिन यह जो रदरफोर्ड का जो मॉडल था वह कुछ ड्रॉबैक है उस मॉडल में, वह जो है फेल हुआ क्योंकि क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पे जो है वो रेडिएशन एनर्जी रेडिएशन की जो बात थी वहाँ पे वो जाकर जो है फेल हो गया। तो हम लोग इस कंसेप्ट को जो है एटम का जो कंसेप्ट है उसको समझ पाए। थैंक यू।